हेलो फ्रेंड्स। सीबीडीटी ने रिसेंटली एक नया नोटिफिकेशन इशू किया है 28 मई 2020 को, जिसमें उन्होंने फॉर्म 26 एएस को नया लुक दिया है, एक नई पहचान दी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि नया फॉर्म 26 एएस में ऐसे कौन से चेंजेस हुए हैं जिससे कुछ टैक्स पेयर्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि ये नए फॉर्म 26 एएस में ऐसी डिटेल्स दिखने वाली है जो आपने सोची भी नहीं होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। इस टाइम का नया फॉर्म 26 एएस बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ज्यादा डिटेल होने वाला है। जो टैक्स पेयर्स अपनी इनकम अगर हाइड करते थे तो वो अब करना आसान नहीं होगा। तो आप जाने कि ऐसी कौन सी डिटेल्स है जो नए फॉर्म 26 एएस में दिखने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेके अंत तक। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रूल्स को अमेंड किया है इस नोटिफिकेशन में, जिसका नाम है इनकम टैक्स 11th अमेंडमेंट रूल्स 2020। एप्लीकेबल होने वाले हैं 1 जून 2020 से। अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम इनकम टैक्स पोर्टल पे देखेंगे कि पहले वाला फॉर्म 26 एस कैसे दिखता था। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, पहले फॉर्म 26 एस को एनुअल टैक्स स्टेटमेंट कहा जाता था, बट इस नोटिफिकेशन द्वारा फॉर्म 26 एस को एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट कहा जाएगा। ये फॉर्म 26 एस सेक्शन 203AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आता था। रीड विथ रूल्स 31 AB ऑफ इनकम टैक्स रूल्स। अब ये होने वाले हैं डिलीट। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सेक्शन और ये रूल डिलीट होने वाले हैं 1 जून 2020 से। इसके जगह पे एक नया सेक्शन इंसर्ट हो रहा है जो हम नोटिफिकेशन में देखेंगे। जो रूल इंसर्ट होने वाला है उसका नाम है 114I और जो सेक्शन इंसर्ट होने वाला है उसका नाम है सेक्शन 285BB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इस रूल और सेक्शन में है क्या? सेक्शन 285BB में बताया है कि प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी जिसे भी ऑथराइज करेगी उसे टैक्स पेयर्स का खुद का डेटा उसके अकाउंट में विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम वही फॉर्म और मैनर में देना होगा। ये प्रिस्क्राइब टाइम है क्या, वो ये रूल में बताया है। 114I में कहा है द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स और Director General of Income Tax Systems or any person authorized by him shall, under Section 285BB of Income Tax Act 1961, upload in the registered account of the assessee an annual information statement in form number 26AS containing the information specified in column 2, जो नीचे दिया गया है, which is in his possession within 3 months from the end of the month in which the information is received by him। मतलब प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स या डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स ये किसी पर्सन को ऑथराइज करेगी वो इंफॉर्मेशन देने के लिए। उसे ये इंफॉर्मेशन 3 मंथ्स के अंदर डिस्क्लोज करनी पड़ेगी आपके 26 एएस में। वो कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है वो नीचे कॉलम 2 में दिया गया है। पहला, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टीडीएस और टीसीएस अगर टीडीएस के लिए है, या टीसीएस जो पहले भी दिखता था। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अगर आप स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं आपके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में तो आपको वो भी दिखेगी नए फॉर्म 26 एएस में। स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में है क्या? सेक्शन 285BA में बताया है कि अगर आप ये लिमिट से ज्यादा ये ट्रांजैक्शंस करते हो तो ये इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर्म 61A फाइल करने के लिए।
फॉर्म 61A जैसे ही वो फाइल करेंगे वो आपको नए न्यू फॉर्म 26AS में दिख जाएगा। तो वो कौन से ट्रांजैक्शंस है देखते हैं। पहला, अगर आपने कैश पेमेंट किया है, बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स जो आरबीआई ने इशू किए परचेज करने के लिए टोटलिटी में 10 लाख या 10 लाख के ऊपर इन फाइनेंशियल ईयर, तो बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपने कैश डिपॉजिट या विड्रॉल किया है इंक्लूडिंग बेरर चेक एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में टोटलिटी में 50 लाख या 50 लाख के ऊपर इन फाइनेंशियल ईयर, तो बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट किया है कैश या दूसरे किसी मोड में 1 लाख के ऊपर अगर कैश से किया है, या फिर 10 लाख या 10 लाख के ऊपर किसी दूसरे मोड में किया है टोटलिटी में, तो बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक या कंपनी जो इशू कर रही है क्रेडिट कार्ड रिस्पॉन्सिबल है फॉर्म फाइल करने के लिए, जिससे आपको न्यू फॉर्म 26AS में दिख जाएगा। अगर आपको कोई रिसीट हुआ है किसी से फॉर एक्वायरिंग बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जो कंपनी ने इशू किए हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूशन ने, अदर देन रिन्यूअल ऑफ बॉन्ड और डिबेंचर्स, टोटलिटी में 10 लाख या 10 लाख के ऊपर रिसीट हुआ है, तो कंपनी या इंस्टीट्यूशन जो बॉन्ड या डिबेंचर्स इशू कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको रिसीट हुआ है फॉर एक्वायरिंग शेयर्स इंक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी जो कंपनी ने इशू किए हैं, तो 10 लाख या 10 लाख के ऊपर, तो कंपनी इशूइंग शेयर्स रिस्पॉन्सिबल है फाइल करने के लिए। ये फॉर्म फाइल करते ही आपको नए फॉर्म 26AS में दिख जाएगा। बायबैक किया है ऑफ शेयर्स फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन द शेयर्स बॉट इन द ओपन मार्केट 10 लाख या 10 लाख के ऊपर, तो लिस्टेड कंपनी वो लोगों के नाम देगी जिससे आपको न्यू फॉर्म 26AS में दिख जाएगा। अगर आपको रिसीट हुआ है म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम एक या एक से ज्यादा स्कीम को एक्वायर करने के लिए अदर देन ट्रांसफर अगर आपको रिसीट हुई है एक या एक से ज्यादा स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड एक्वायर करने से अदर देन ट्रांसफर फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर, टोटलिटी में 10 लाख या 10 लाख के ऊपर इन फाइनेंशियल ईयर, तो म्यूचुअल फंड ट्रस्टी या फिर जो ऑथराइज्ड है, अगर आपको रिसीट हुआ है म्यूचुअल फंड के एक या एक से ज्यादा स्कीम एक्वायर करने के लिए टोटलिटी में 10 लाख या 10 लाख के ऊपर, तो म्यूचुअल फंड ट्रस्टी या फिर जो ऑथराइज है वो रिस्पॉन्सिबल है। Receipt from any person for sale of foreign currency including any credit of such currency to foreign exchange card or expense in such currency through a debit card or credit card or through issue of traveler's check or draft or any other instrument। अगर आपको फॉरेन करेंसी सेल करने से कोई रिसीट हुआ है 10 लाख या 10 लाख के ऊपर इन फाइनेंशियल ईयर, तो फॉरेन एक्सचेंज डीलर रिस्पॉन्सिबल है फाइल करने के लिए। अगर आपने परचेज या सेल किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी 30 लाख या फिर जो स्टैम्प वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ज्यादा वैल्यू होती है 30 लाख से ज्यादा वैल्यू होती है, तो इंस्पेक्टर जनरल सब रजिस्टर अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 रिस्पॉन्सिबल है फाइल फॉर्म करने के लिए। अगर आपको कैश रिसीट होता है कैश पेमेंट फॉर सेल, अगर आपको गुड्स या सर्विसेज सेल करने से कुछ रिसीट होता है 2 लाख से ऊपर इन फाइनेंशियल ईयर एक ही इंसान से, तो पर्सन जो लायबल है 44AB में ऑडिट करने के लिए, ये सभी इंडिविजुअल्स फॉर्म 61A फाइल करेंगे और जैसे ही ये फाइल करेंगे आपको न्यू फॉर्म 26AS में दिख जाएगी। जैसे कि हमने जाना कि न्यू फॉर्म 26AS में उन सब लोगों को डिटेल्स देनी होगी विद इन 3 months फ्रॉम द डेट व्हेन दे हैव रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन, तो आप रियल टाइम बेसिस पे डेटा चेक कर सकते हैं। चलो चलते हैं हम नोटिफिकेशन की तरफ। अगर आपने कोई टैक्सेस पे किए हैं या फिर
आपकी कोई डिमांड है या रिफंड के लिए एलिजिबल हो तो वो भी आपको दिख जाएगा। इनकम टैक्स में कोई प्रोसीडिंग्स आपकी पेंडिंग है या फिर कंप्लीट हुई है तो वो आपको न्यू फॉर्म 26 AS में दिख जाएगी। इससे तो किसी को भी कोई डर नहीं लग रहा होगा, बट ये रूल के दैट इज 114I के सब रूल 2 में जो इंसर्ट किया गया है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। देखते हैं उसमें ऐसा क्या डाला है। सब रूल 2 कहता है The board may also authorize the Principal Director General of Income Tax Systems or the Director General of Income Tax Systems or any person authorized by him to upload the information received from any officer, authority or body performing any function under any law or the information received under an agreement referred to in section 90 or 90A of the Income Tax Act, or the information received from any other person to the extent as it may deem fit in the interest of the revenue in annual information statement referred to in sub rule 1. इसका मतलब है कि बोर्ड ऑथोराइज कर सकता है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स या डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम या फिर किसी पर्सन ऑथोराइज बाय हिम, किसके लिए? इंफॉर्मेशन अपलोड करने के लिए जो उन्हें रिसीव होगी कोई भी ऑफिसर से, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बॉडी जो कोई भी लॉ में फंक्शन कर रही होगी, वो ऐसी इंफॉर्मेशन भी अपलोड करेंगे जो उन्हें रिसीव होगी सेक्शन 90 से और सेक्शन 90A के थ्रू। इसका मतलब ये सेक्शन में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स आते हैं। इसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की भी इंफॉर्मेशन अपलोड की जा सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो उन्हें कोई भी इंसान से फ्रॉम एनी अदर पर्सन कोई भी इंफॉर्मेशन अपलोड कर सकते हैं जो उनके रेवेन्यू के इंटरेस्ट में होगा। मतलब आप जान सकते हो कि ये सब रूल इतना खतरनाक है कि वो किसी भी अथॉरिटी, GST हो, कस्टम हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, किसी से भी, कोई भी बैंकिंग अथॉरिटी है, सब से वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है। और जो लोग कवर नहीं होते हैं कोई लॉ में तो वो किसी इंसान से भी फ्रॉम एनी अदर पर्सन किसी टैक्स पेयर के बारे में वो डिटेल्स ले सकते हैं अगर वो उनके इंटरेस्ट में है और 26 AS में डाल सकते हैं। अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन को कंसिडर नहीं करोगे आपके ITR में तो अनडिस्क्लोज इनकम के थ्रू आपके लिए एक नोटिस भी आ सकती है। सो ध्यान रहिए कि आप रियल टाइम बेसिस में 26 AS चेक कर रहे हैं। नीचे उन्होंने फॉर्मेट दिया है जो नया लुक है 26 AS कैसे होने वाला है। अभी के नए 26 AS में पैन, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आधार कार्ड, ये सब नया लुक है फॉर्म 26 AS का। नीचे कौन सी डिटेल्स होगी जो हमने देखी थी? पहली, TDS या TCS के रिलेटेड, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड, अगर आपने कोई टैक्सेस पे किए हैं, डिमांड, रिफंड, अगर आपकी इनकम टैक्स में कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है या कंप्लीट हुई है तो वो। और ये एक नया पार्ट जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, एनी अदर इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू सब रूल 2 ऑफ रूल 114I जो अभी हमने ऊपर देखा कि वो किसी भी ऑफिसर, अथॉरिटी या बॉडी से इंफॉर्मेशन मंगा के वो अपलोड करा सकता है, कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस या फिर किसी पर्सन से। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सो दैट लोगों को भी अवेयरनेस हो।